शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते करते मैं बात करूंगा। यस, देखिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। मैं इस फैमिली से गए 1.5-2 साल से जुड़ चुका हूँ। पहले तो हमारे मैडम जो डॉक्टर रमा मोरे है वो ज्वाइन हुए चुके थे, और इस फैमिली से जुड़ के उन्होंने 2 महीने ही उनका 8 किलो वजन कम किया था। और वो देखने के बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया। मैं पहले योगा करता था, जिम करता था, अलग अलग प्रकार के स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सभी करता था, लेकिन मेरा वजन 87 किलो जो था वो 82 के बीच में स्टक होते चला जा रहा था। हम देखेंगे फास्ट में। तो यहाँ पे इस फोरम का मुझे बहुत क्या अच्छा लगता है, तो मिशन जो है हमारा सबका कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जो है, यानी स्वता में परिवर्तन करके लोगों में परिवर्तन लाने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। और जो हमारा टारगेट है, तो कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्य, यानी आवर पर्पज इज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। इसलिए तो हम सभी यहाँ पे जुड़ते हैं और बोलते हैं कि भिन्न आसुदा भाषा, भिन्न आसुदा वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो सभी मैं उसी एक ही विषय तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। एकम सत्विपुरा बहुधा वदंती जैसे बोलते हैं, तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप जो भी कुछ यहाँ पे गोल लेके आए हो, वो आपका और आपके फैमिली का गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए, और एक आप हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी लाइफ जिए। यस, थैंक यू। तो ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 40 बेड का हॉस्पिटल था। यहाँ पे हम पाइल फिशर फिचूला का भी ऑपरेट करते हैं, और बाकी सभी अंडर वन रूफ। देखिए, बीमार पड़ने के बाद तो लोग वहां पे आते हैं, लेकिन बीमार ना पड़े बोल के हमारे इस हेल्थ बास्केट फोरम से जुड़ के इस न्यूट्रिशन सेंटर में आके खुद में बदलाव लाते हैं। अपना जो हेल्थ बास्केट फोरम है, उनके जो सर्वे सर्वाए जो हमारे हर्षद सर और बागेश्वरी मैम, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यस, तो ये हमारे कुछ सीनियर मेंटर्स है कि जिनकी वजह से हम इस फैमिली से जुड़ चुके हैं। यस, हमारे स्पॉन्सर्स। यस, देखिए, पहले हमारी कैसी अवस्था थी, चंगू मंगू की जोड़ी थी, और मेरे ऊपर तो ऐसी थी कि हाथ पाई दिस्ती काड़ा पोटे भाषे जैसा नगारा, इस प्रकार हमारी अवस्था थी। इस प्रकार हम मेरे पेट के ऊपर दो दो सिलेंडर का बोझा रख के मैं चलता था, और जो मेरे हाथ पैर भी इतने टेढ़े मेढ़े हो चुके थे कि मैं चिंगम खा के जैसे फेंक देते हैं, उस तरह से मेरी टेढ़ी मेढ़ी अवस्था हो चुकी थी। यहाँ पे आने के बाद जो हमारा एक्सरसाइज, सकल संतुलित पोषक आहार, जो 5 पिलर ऑफ द हेल्थ, वो मैनेज करने के बाद इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें हो गया, एक चंगू मंगू की जोड़ी से लेके एक आइडियल जोड़ी की तरफ, और जो चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे जो सपोर्टिव कम्युनिटी है, जो हमारे सीनियर मेंटर्स है, बाकी है फैमिली मेंबर्स, वो सपोर्ट करने के लिए और अच्छा हमें हेल्थ गोल अचीव करने के लिए मुझे थोड़ा सा हमें लोगों को प्रमोट करते हैं सिंगम बोल के, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। इसी प्रकार से ये चंगू मंगू से लेके एक आइडियल कपल की तरफ, ये स्किन का भी बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देखिए। यहाँ पे ये केरल में हाउस बोट से मैं मॉर्निंग में बाहर आके सेल्फी निकाला था, कैसी हमारी अवस्था थी। यहाँ पे अगर मैं ये फैमिली ज्वाइन नहीं करता, तो शायद मुझे शुगर, बीपी या बाकी कुछ ना कुछ छोटे मोटे अटैक आके दवा गोली के ऊपर मैं रह सकता था। लेकिन शुक्र है कि मैं यहाँ से जो अपने फैमिली में ज्वाइन होने के बाद इस तरह से हमारे पूरे फैमिली में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और हमने कम से कम फैमिली का सब मिला के हमने कम से कम 84 kg वेट लॉस, सभी का, हमारे मेरे माता पिता, सास ससुर और मेरे घर वालों का, ये सब देख के हमने इतना वजन कम किया है, पृथ्वी का बोझ हमने कम किया है, ऐसा बोलेंगे। यस, तो ये हमारे देखिए, छोटा बच्चा बड़ा, बड़ा छोटा दिखता था, इस तरह से उनमें जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, शारीरिक नहीं तो मानसिक रीत्या भी उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उनको 10th में अभी बच्चे को 92 के अबव मार्क्स है। और ये देखिए, ये चिंगम से लेके सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो दिखाने में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। यस, ये हमने कुछ किताबें लिखी थी जिसको माननीय पंतप्रधान जी के भी खत आए थे, तो उनको मोटिवेशन उनका लेके फिर ने हमने अगला किताब आरोग्य का संविधान लिखा है। ये वनराई पुणे ने ये किया है, तो इसका आप ये ले सकते हो, वनराई पुणे से मंगा सकते हो। यस, ये जात्रिन फास्टेस्ट चैलेंज जो डॉक्टरों के लिए कंडक्ट किया था एफडीसी ने, और उसका जो मेन लेने वाले थे वो है मिलिंद सोमन जी। तो मिलिंद सोमन जी का टीम था, उन्होंने सभी से उनके टास्क मांगे थे। फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं पहले 3 में हूँ इंडिया के, लेकिन जब मैं वहां पे गया तो देखा तो मैं फर्स्ट ही हूँ। तो इस प्रकार धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, कि यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया था कि मेरा नंबर आ जाए, मैंने तो ऐसे पार्टिसिपेट करके मेरा जितना हो सके उतना समर्पण दिया था, और अपने आप ही यहाँ तक आ चुका है। यस, तो थैंक यू फैमिली, आपकी वजह से मुझे ये सब रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिल चुके हैं बहुत सारे। ये तो होता ही रहता है, आइडियल आप जब दिखते हो तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड भी समाज देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे जवाबदारी आपकी बढ़ती है। यस, हमारे मैडम को भी यहाँ पे मिला है, तो ये रिजल्ट जो है आपके सब टिपिकल है। आप किस तरह से यहाँ पे 100% डिवोशन देते हो,
किस तरह से अपने पॉजिटिव माइंडसेट से अपना चाय नाश्ते से लेके एक्सरसाइज से जुड़ते हो, हर रोज कॉलेज कॉल पे अटेंटिव रहते हो, उसके ऊपर ये सब डिपेंड रहता है। तो ये अपना सखत संतुलित पोषक आहार, जिसकी वजह से हमें ये सब मिलता है। यस, थैंक यू माइक्यूज। यस, तो ज्यादा पेन डायरी लेके आप बैठ सकते हो और जो भी कुछ क्वेश्चन है लास्ट में पूछ सकते हो। तो देखिए, पहले बेसिक एक 4 स्लाइड देखेंगे हम। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में हमें पता है कि हमारे शरीर को क्या लगता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। यस, जैसे 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो विटामिन मिनरल्स, तो उसमें भी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलेनियम, बाकी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स वगैरह बाकी शरीर को लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा हर एक सेल का पोषण होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और पूरी बॉडी सिस्टम। तो इसी प्रकार लेकिन कन्वर्जन कैसे होता है कि फैट से फैटी एसिड, और फैटी एसिड जो हमारा फिर से फैट बनता है। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन मिलता है, जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर एक प्रकार के हमारे शरीर में जो एनर्जी देती है, पहले एनर्जी देती है वो कार्बोहाइड्रेट, सेकंड टाइम जो कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो चुका है, वो फैट की एनर्जी हम यूज करते हैं। और जब वो स्टोरेज खत्म हो जाती है तो प्रोटीन का एनर्जी हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार व्हाट इज जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स टू फूड और मील इज द इफेक्ट दैट फूड और मील हैज ऑन ब्लड शुगर लेवल आफ्टर कंज्यूमिंग और आफ्टर डाइजेशन। खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होता है, खाना खाने के बाद जो भी हम लेते हैं खाना, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, शुगर कितना है, उसके हिसाब से इंसुलिन सिक्रेशन उसमें हो जाता है। और इस प्रकार ग्लाइसेमिक इंडेक्स का उन्होंने ये बताया है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसमें 40, 60 और 80 इस प्रकार का ये है। जो 80 है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। थ्री मेजर कंपाउंड जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, इसमें इन्वॉल्व ज्यादा रहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जब होता है खाना खाने के बाद, तो शरीर में ग्लाइकोजिनोसिस जो होता है, तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन मसल्स और लिवर में स्टोर हो जाता है जो एनर्जी। और जब हमें शरीर को लगती है एनर्जी, प्रत्येक सेल को लगती है, तो जो इंसुलिन है उसका ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन। और जो ग्लूकागॉन नाम का एक सिक्रेशन रहता है, वो कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। देखिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा पैनक्रियास ग्रंथि है, पैनक्रियास ग्रंथि में जो ये टेल है, ये बॉडी है, ये हेड है, तो यहाँ से जो सीक्रेट होता है अल्फा बीटा सेल से वगैरह बाकी, तो उसमें से इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो सीक्रेट होते हैं। इंसुलिन का अपोजिट रहता है ग्लूकागॉन। जैसे इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होकर फैट में स्टोर कर देता है, वैसे ही ग्लूकागॉन क्या करता है कि जो फैट में या स्टोर एनर्जी है, जो मसल्स में और लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजिनेस करके उसका फिर से शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार ये दोनों अलग अलग प्रकार के ये है। तो इसमें देखिए कि हार्मोन्स जो पैनक्रियास से सीक्रेट होते हैं, जो पैनक्रियास ग्रंथि जो अवयव हमारे पेट के अंदर, लिवर के बाजू में, आंत के बीच में और इपीगैस्ट्रिक रीजन में वो रहता है, तो वो इंसुलिन सिक्रेट का काम करता है। और जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं, वो ऑर्गन पे थोड़ा बहुत बिगाड़ हो जाता है, खराबी आ जाती है, सिक्रेशन में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो जो इंसुलिन सिक्रेट होता है, तो वहाँ पे बीटा सेल जो रहते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस बोल के, वहाँ पे एक पैनक्रियास का एक पार्ट रहता है, जो सेल टिश्यू रहते हैं, उसमें से जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। जो अल्फा सेल्स वहां पे रहते हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। जो डेल्टा सेल्स रहते हैं वो सोमेटोस्टैटिन सिक्रेट करते हैं। और पैनक्रियाटिक लिपोप्रोबाइस एफ सेल्स वहां पे जो रहते हैं, वो हमें याद रखिए, यहाँ पे इंसुलिन का हमें ज्यादा रोल रहता है। पैनक्रियास सिक्रेट 40 से 50 यूनिट ऑफ इंसुलिन डेली, हाँ उतना सिक्रेट करता है, 40 से 50 यूनिट। एट लो लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम कुछ खाते नहीं है तो कम से कम इंसुलिन सीक्रेट होता है फास्टिंग में। तो जब क्या होता है, ग्लूकागॉन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है। जैसे इतना देखिए कि पहले के जो हमारे आदि मानव थे, वो शिकार करते थे, तो हर रोज शिकार तो मिलती नहीं थी, कभी ना कभी 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में एक बार समझो शिकार मिलती थी। तो वो क्या करते थे कि शिकार करने के बाद इतना खाते थे, इतना खाते थे कि बाद में कब शिकार मिलोगे पता नहीं था। तो जब क्या होता था कि ये इंसुलिन भी जब उतना ज्यादा सीक्रेट होता था, और वो जो उनका जो खाना है वो फैट में स्टोर करके शरीर में रखता था। लेकिन जब अगले 4-5 दिन या बाकी जब शिकार नहीं मिलती थी, तो स्टारवेशन यानी वो भूखमरी या उपवास जब रहता था उनका, तब क्या करता है कि वहां पे ग्लूकागॉन सीक्रेट होता था। और वो ग्लूकागॉन क्या करता था कि जो भी कुछ शरीर में एनर्जी के रूप में फैट स्टोर हुआ है, तो वो फैट का रूपांतर फिर से
ग्लूकोज में एनर्जी में कन्वर्ट करने में सहायता करता था। यानी दोनों तरफ से ग्लूकागॉन और इंसुलिन का आप देख सकते हो। तो इस प्रकार इंक्रीज लेवल ऑफ आफ्टर ईटिंग ज्यादा हो जाता है और 10 मिनट में ही ज्यादा ये हो जाता है, इसलिए तो हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ले लेनी चाहिए। फूड सिंथेसाइज्ड इन द बीटा सेल्स ऑफ द स्लेट ऑफ लिंगरहैंस, बरोबर। तो यहाँ से ये हो जाता है जब 50 to 60% डैमेज ऑफ आइसोलेट सेल्स मास नीड फॉर डायबिटीज, यानी जब हमारे वो सेल्स है वो 50 से 60% जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तभी हमें डायबिटीज दिखता है। तो मेजर स्टिमुलेंट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ग्लूकागॉन, सीसीके और मेजर इनिबिटर उसी को सोमेटोस्टैटिन, अमाइलेज। देखिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसुलिन अलाउ ग्लूकोज टू मूव इनटू द सेल टू मेक एनर्जी। अभी इंसुलिन क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी कुछ सेल रहता है तो सेल में जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन लगता है और उससे ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को। हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में लगता है, लेकिन हर एक सेल को वो ग्लूकोज अंदर लेके ऑक्सीजन अंदर लेके उसका ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी पैदा करने का रहता है, तब वो लेने के लिए जो चाबी रहती है वो इंसुलिन रहती है। हाँ, तो इसलिए वो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इंसुलिन खत्म हो गया तो शुगर जो अंदर जाने का चाबी है वही बंद हो जाएगा और वो ऑप्टिमम लेवल पे कार्य हमारा सेल नहीं करता। देखिए इस तरह से सेल है, ये जो चाबी इंसुलिन एक्ट एज ए की टू ओपन सेल फॉर शुगर, शुगर एंटर इन द सेल, फिर होने के बाद अंदर जाके हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियाज बाकी जो बोलते हैं हम वो एनर्जी पैदा करते हैं। यस, तो देखिए अभी डायबिटीज, तो डेफिनेशन क्या है, इन ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीजेस, इसे मेटाबॉलिक डिसीजेस कहा है। तो मेटाबॉलिक डिसीजेस में हमारा ओवरवेट यानी ओबेसिटी आती है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं क्योंकि हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये होते हैं। तो ये इंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स है जो एबनॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, इम्पेयर्ड इंसुलिन यूटिलाइजेशन, जो अगर इंसुलिन भी है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि फैट इतना शरीर में जमा है कि वो सेल के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर फैटी फैट जमा हुआ है अंदर का। तो क्या होता है कि वो बराबर इंसुलिन वो सेल यूटिलाइज नहीं करता। तो इसलिए दोनों भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, कभी कभी इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है और यहाँ पे यूटिलाइजेशन भी नहीं होता। तो इसलिए नहीं तो डायबिटीज जैसे मिलेटस, डायबिटीज यानी दो, डाई और बेटीज यानी दो बेटी वाले, ऐसा उसका ये नहीं है। तो डायबिटीज का मतलब ही देखिए कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर जीर्ण आजार है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म रिजल्ट फ्रॉम इंसुलिन डिफिशियंसी और एबनॉर्मलिटी इन द यूज ऑफ इंसुलिन, ये दोनों की वजह से होता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के टाइप है, आपको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, प्री डायबिटीज बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज। ये चार टाइप जो रहता है। गेस्टेशनल यानी जो पेट में बच्चा रहने के बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंस होकर माता को खाली डिलीवरी की टाइम में शुगर दिखता है, फिर बाद में डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल हार्मोन्स होने के बाद अपने आप ये डायबिटीज हाइपरटेंशन चला जाता है, तो इसे गेस्टेशनल बोलते हैं। देखिए आगे देखेंगे टाइप 1 इस कंडीशन इन विच इम्यूनिटी सिस्टम जो रहती है टाइप 1 डायबिटीज में, हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो रहती है वही जो हमारे पैनक्रियाज के सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जिसकी वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रेशन ही नहीं होता। तो इसीलिए चिल्ड्रन और यंग एज यानी ज्यादा ज्यादा 15 बरस तक ये टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में दिखाया देता है, जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन ही होता नहीं क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए उसे टाइप 1 डायबिटीज में बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, इंजेक्शन पे ही लोग रहते हैं क्योंकि चांसेस ही नहीं है कि वो रिकवर हो सके इस प्रकार। लेकिन डायबिटीज में छोटे बच्चे में भी किसी को डायबिटीज है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पुणे में थे तो मैं वहाँ पे 2 साल था, तो आईसीयू रजिस्टर बोल के काम जब करते थे हम, तो वहाँ पे डायबिटीज के ऊपर एक सेमिनार था ली मेरिडियन होटल में। तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो वसीम अकरम गोलंदाज है उनको बुलाया गया था। मुझे ये भी पता नहीं था कि उनको क्यों बुलाया गया था। तो चलो भाई वो वसीम अकरम जी आ रहे तो उनको, मैं क्रिकेट का फैन हूँ तो उनको मैं देखने गया। तो मुझे पता चला कि वो टाइप 1 डायबिटीज था उनको, बचपन से वो इंसुलिन लेते थे। देखिए बचपन से इंसुलिन लेने वाला भी कितना जबरदस्त वर्ल्ड क्लास बॉलर बन चुका आगे, खुद को अपने देश को वर्ल्ड कप जिता के वो चला गया। तो ऐसा प्रेशर लेना कि नहीं मुझे डायबिटीज हुआ है,
अरे आपको तो 70 बरस या 50 बरस के ऊपर डायबिटीज हुआ है, उन लोगों को तो बचपन से ही डायबिटीज है, बचपन से भी इंजेक्शन लेते थे, फिर भी उन्होंने कितनी जबरदस्त मुकाम हासिल किए। इसलिए हमें खाली ये डायबिटीज क्या है उसके बारे में अगर मालूमात पड़ी तो हम उसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। कौन सी भी डिसीज अगर होते हैं हमें जीर्ण क्रोनिक डिसीजेस, तो उसको अपना दोस्त या मित्र माने, और उसको क्या किस तरह की लाइफस्टाइल पसंद है, किस तरह का खान पान पसंद है, किस तरह का एक्सरसाइज पसंद है, ये सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम उस तरह से अपनी लाइफस्टाइल अगर चेंज करेंगे तो हम लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं वो डिसीज के साथ। इस प्रकार यस, टाइप 1 डायबिटीज में देखा है कि हमने बीटा सेल्स जो रहते हैं वो ऑटोइम्यून की वजह से ये सब हो जाता है, और बिलो एज 15 में ये हो जाता है। इस प्रकार जो यहाँ से अपने ग्लूकोज और इंसुलिन ये दोनों भी सीक्रेट होते हैं। इंसुलिन जब यहाँ पे आता है तो ताला खुलता है और ये सेल में चला जाता है, इसी प्रकार वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन हो जाती है। और मसल क्या क्या टाइप 1 डायबिटीज में पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से डिक्रीज इंसुलिन इन द ब्लड, यहाँ से इंसुलिन आता ही नहीं है, तो इंक्रीज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन नहीं रहने की वजह से क्या होता है कि सर्कुलेशन में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाता है। मसल अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन, यानी मसल्स भी रहते हैं, सब खाना रहता है लेकिन मुंह को ताला रहता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते और एनर्जी पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो बारीक खोखले होते चले जाते हैं। और जब इंसुलिन शुरू हो जाता है तो बाहर से इंसुलिन ये ताला खोलता है और ये यूटिलाइजेशन मसल्स का होता है और मसल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसी प्रकार अगर इसको देखा नहीं तो इस यस, टाइप 1 डायबिटीज साइन एंड सिम्टम्स, वेट लॉस, क्योंकि जो शरीर में सब कुछ रहता है लेकिन हर एक सेल को टिश्यू को ऑर्गन को मिलता नहीं है, तो सब वो माल न्यूट्रिशन हो जाता है सभी रहते हुए भी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अभी देखिए कि अगर हम किसी पेड़ को, छोटे वृक्ष को ज्यादा अगर पानी डालेंगे वाटर, तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है कि वो छोटे से जो अपना ये है पेड़ लगाया वाला, तो उसमें से उल्टा पानी वो खींच लेता है, क्योंकि बाहर का ऑस्मोटिक लेयर ज्यादा हो जाता है, इसलिए अगर कम पानी रहता है तो भी वो सूख जाता है। उसी प्रकार इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक हमारे सर्कुलेशन में, रक्त पुरवठा में ज्यादा इंसुलिन रहता है, सॉरी ज्यादा शुगर रहने की वजह से क्या होता है कि वहाँ का ये बढ़ जाता है ऑस्मोलिटी, और वो टिश्यू से ऑर्गन से वो पानी खींच के बाहर लेता है, वो सब सिकुड़ जाता है, डिहाइड्रेशन होता है सेलुलर। तो इस प्रकार ये ऑस्मोसिस जैसे इसका प्रक्रिया हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब को आना, इरिटेशन इरिटेबिलिटी, क्योंकि हमारे ब्रेन को जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज लगता है वो यूटिलाइजेशन बराबर में आने की वजह से बराबर ब्रेन काम करता नहीं है, कंफ्यूजन में चला जाता है, आंखों को दिखता अच्छा नहीं है। और फ्रूटी ब्रेन, यानी हमारे शरीर में सर्कुलेशन में अगर ज्यादा शुगर रहने की वजह से क्या होता है कि हमारे सांसों में एक मिठास ऐसी फ्रूट जैसी ये होने शुरू हो जाती है। अभी हो गया टाइप 1। अभी टाइप 2 डायबिटीज क्या है, कितना सिंपल है, टाइप 1 टाइप 2 और तीसरा जो है गेस्टेशनल, जो पेट में बच्चा रहता है जब, और बाकी प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज होने की पहली अवस्था। टाइप 2 में क्या होता है, इज ए लाइफ लॉन्ग डिसीज दैट कीप योर बॉडी अवे फ्रॉम यूजिंग इंसुलिन। तो शरीर में इस प्रकार के फैट और बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कि जो इंसुलिन रहते हुए भी वो यूटिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि वो जल जैसे बोलते हैं ना कि जठराग्नि जैसा रहता है वैसे पूरे धातु, सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, सप्त धातु का भी अग्नि होता है। अगर हम यहाँ से पच के वो सर्कुलेशन में जाता है तो वो धातु के अगर अग्नि मंद होते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते। तो इसी प्रकार क्या हो जाता है कि इंसुलिन रहते हुए भी वो काम नहीं करता, इसीलिए तो हमें एक्सरसाइज चाहिए, इसीलिए तो हमें हर एक शरीर को इसको स्टिमुलेशन होना चाहिए। पीपल्स विद टाइप 2 डायबिटीज सेड टू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन शरीर में लेकिन उसका रेजिस्ट करते हमारे सेल, क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं होती। इसलिए तो हम सुबह सुबह फ्रेश लेते लेते जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, पूरा सर्कुलेशन में डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग, और सेल का हर एक धातु के सेल का सेंसिटिविटी बढ़ती है। सेंसिटिविटी बढ़ने के बाद क्या होता है कि वो भूखेले हो जाते हैं, उनकी अग्नि बढ़ती है। फिर बाद में हम 40 मिनट में जो अपना शेक लेते हैं या सकल संतुलित पोषक जो अपना वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो शरीर में जाता है, तो जो सेल सेंसिटिव होते हैं वो जल्द से एक्सेप्ट करते हैं उसको, और पूरा मरम्मत खुद की करके लेके तंदुरुस्त बनते हैं। तो इसी प्रकार ये, और उसका जो टाइप 2 डायबिटीज की जो ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस उसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें तो इंसुलिन तैयार होता है पैनक्रियास से, लेकिन वो टिश्यू तक सेल को जो तक जाने के बाद वो यूटिलाइजेशन वहां पे होता नहीं है, क्योंकि डिस्टर्बेंस इन इंसुलिन रिसेप्शन इन द सेल, डिक्रीज नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर जो रहते हैं वो कम होते हैं, लॉस ऑफ बीटा सेल्स रिस्पॉन्स, और ये एज अबव 40 ईयर्स के बाद या ओवरवेट और ओबेज होने के बाद, जिनका वजन बढ़ा है, ओवरवेट हो चुके हैं,
40 बरस के बाद इंसुलिन डायबिटीज दिखना शुरू हो जाता है। पहले ऐसा था कि हम माता पिता को डायबिटीज था बोल के हो चुका है अनुवंशिक बाकी ये, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल इस तरह से बदल चुकी है कि हर एक को एक 40-50 के बाद थोड़ा बहुत तो शुगर होना शुरू हो चुका है। इसलिए अगर इसका हम स्टडी करते हैं तो हम उससे बच सकते हैं। अगर माता पिता को भी समझो डायबिटीज है, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल अपने हेल्थ बास्केट फोरम की जैसी रहेंगी, तो आपको 70-80 बरस तक आपको डायबिटीज होगा नहीं। क्यों? कि हमें अच्छा लाइफस्टाइल की वजह से वैसे शरीर में वातावरण मिलता नहीं, जिसकी वजह से ये क्रोनिक डिसीज हमारे पास आएंगे। लेकिन जब हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल चूज करते हैं, देर से उठना, देर से सोना, कुछ भी खाना, जो फास्ट फूड है, सो के रहना, इस तरह से अलग अलग जो ज्यादा मीठा खाना, ये सभी की वजह से हमें डायबिटीज अपने उसको वातावरण मिलता है आ जाता है। देखिए, अपने संस्कृति में बताया कि कारण डायबिटीज के क्या है। तो अस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी, अस्य सुखम स्वप्न सुखम, यानी ज्यादा काम नहीं करना, विश्रांति लेना, ज्यादा करके गाड़ी पे घूमना, स्टेयर केस चलते नहीं जाना, वो आते इसके ऊपर जाना, यानी ज्यादा। और दधिनी यानी दूध या गुड़ से बने वाले जो पदार्थ है, शक्कर से बने वाले, वो ज्यादा ज्यादा सेवन करना। अस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुप्रसा पयांसी नवान्नपानम गुरु पुरुषम च, ये सब अगर देखेंगे तो नवीन अन्नपान जब खेत में उगता है, तो कम से कम वो 6 महीने 1 बरस के बाद उसको कोठी में रखते थे, फिर बाद में यूटिलाइज करते थे ये। लेकिन क्या होता है कि अगर नया सब कुछ पानी अन्न पान अगर हम यूटिलाइज करते हैं, तो हमारे शरीर में ज्यादा करके डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। पैथोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, देखिए किस तरह से बीटा सेल फेलियर होने की वजह से ये ग्लूकोज ये हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या? इसमें भी वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि यूटिलाइजेशन होने के नहीं होने की वजह से जो सेल का डुप्लीकेशन होना चाहिए, उसकी अच्छी तरह से मरम्मत होना चाहिए, वो अच्छी तरह से नहीं होती। एक्सेसिव थर्स्ट, ज्यादा ज्यादा पानी पीने की इच्छा होती है। अननेसेसरी हंगर, अनसेजिंग यानी भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा लगती है, ये सभी चीजें, हेडेक बरोबर, और ड्राई माउथ, मुख को बार बार कोरड़ पड़ती है। तो ये इससे समझ में आ जाता है कि हमें डायबिटीज है क्या। पहले के लोग क्या करते थे कि जब यूरिन को जाते थे, पेशाब को जाके आने के बाद हमें समझ में आता था, कभी कभी वो यूरिन को जो हमारे ये है चीटियां है, वो चीटियां लगती थी, बाकी का ये होता था, स्मेल उसी प्रकार का आता था, झागदार पेशाब होता था। इससे भी थोड़ा बहुत पहले के लोगों को समझ में आता था। तो देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद अल्जाइमर डिसीज, इंसुलिन में रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि ब्रेन के सेल्स को शुगर और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में लगता है, लेकिन यूटिलाइजेशन होने के बाद वो फंक्शन उसके ब्रेन के हैम्पर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के डिसीजेस, मनोकायिक आजार भी होने की ज्यादा शक्यता रहती है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द ब्रेन प्लेज वगैरह बाकी का बताया। देखिए, अभी प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज होने की पहली अवस्था, जैसे होता है ना कि बारिश आने से पहले कुछ ना कुछ आंधी आती है, तूफान आता है, ऊपर से ढग आते हैं, गड़गड़ गड़ आवाज शुरू हो जाता है, फिर बाद में बारिश शुरू हो जाती है। तो वैसे प्री जो साइंस रहते हैं, कुछ बीमारी होने से पहले, अटैक आने से पहले भी कुछ लक्षण रहते हैं, उसमें अगर हमें समझ में आ जाता है, तो हम देखिए कि ये सीरियस प्री डायबिटिक इज अ सीरियस हेल्थ कंडीशन वेयर ब्लड शुगर लेवल आर हायर देन नॉर्मल, बट नॉट हाई इनफ येट टू डायग्नोज द टाइप 2 डायबिटीज। इसलिए इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस फेस आईजीटी, ये प्री डायबिटिक है। तो प्री डायबिटीज के लक्षण, रिस्क फैक्टर क्या है कि हम अनहेल्दी डाइट खाते हैं, एक्सेस वेट हमारा बढ़ता है, फैमिली हिस्ट्री हमारी रहती है, एडवांस एज जब एज बढ़ती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सभी ज्यादा चीजें हो जाती है। ये हमारे लाइफस्टाइल इस प्रकार का हो जाता है, जब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, सिलेंडर लाइफस्टाइल हमारी रहती है, ओवरवेट रहता है, हाई फैट, ये सभी स्मोकिंग, इसकी वजह से हमें समझना होना है कि हम डायबिटीज क्यों प्रोन हो सकते हैं। यस, और ये हुआ प्री डायबिटिक। और दूसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी गेस्टेशनल डायबिटीज टेम्पररी अक्यूर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ही ये होता है, क्योंकि बॉडी स्टॉप्स प्रोडक्शन और रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन एडिक्वेटली। If the body is unable to respond to insulin appropriately, high level of sugar build up into the bloodstream, यानी इंसुलिन को सेंसिटिव नहीं होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जब पेट में बच्चा रहता है, तो शरीर को समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है शरीर में। तो इस प्रकार थोड़ा सा ब्लड शुगर भी हाई हो जाता है, इंसुलिन भी अच्छी तरह से, और सेल भी उसका बार बार अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होता।
इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्पररी रहते हुए भी ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज कैन पोटेंशियली कॉज सम हेल्थ रिस्क। इससे क्या होता है कि माता को और जो बच्चा पल रहा है पेट में फिटस, उसको भी रिस्क होता है। क्या होता है कि उसका वेट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर ज्यादा वेट बढ़ेगा तो क्या होता है कि सीजर करना पड़ेगा और वो लेजी हो जाते हैं बच्चे भी। प्रीमैच्योर डेथ हो सकती है उसकी। लो ब्लड शुगर लेवल इन द बेबी एट बर्थ, यानी जब डिलीवरी होती है, अगर जिसका बच्चे का वजन ज्यादा रहता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया वो चला जाता है, फिर बाद में उसको रिस्क हो जाता है, कोमा में चला जा सकता है। इसलिए बाहर आने के बाद उसको डेक्सट्रोज देते हैं या बाकी ये भी करते हैं। आज इंक्रीज इन द प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है उसका। और बीपी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम माता को झटके आने के, प्री एक्लाम्सिया के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से माता और बच्चे दोनों को भी ये हो जाता है। तो उसी प्रकार के लक्षण इसमें रहते हैं, थकान रहते हैं, वेट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, टमी ज्यादा बड़ी दिखती है, यूरिन बार बार होना शुरू हो जाता है, खान पान में ज्यादा ये नहीं लगता है। इसलिए उसको अच्छी तरह से हमें डायग्नोस करके उसके ऊपर अच्छा उपचार लेना चाहिए। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमें तो पता है कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी रात भर हम कुछ खाना नहीं खाते, 8-12 तास जब खाली पेट रहते हैं, शाम में रात को 8 बजे खाना खाएंगे, सुबह में 8 बजे तक अगर समझो कुछ खाते नहीं बाद में, फिर बाद में जो सुबह में आते हैं तो थोड़ा शुगर जो रहता है वो लेने के बाद यहाँ पे जो लेते हैं हम कि बाबा 75 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml पानी में लेते हैं। जैसे नाइट वर्क हम लेते हैं ना, तो वैसे वो शुगर वहां पे लेने के बाद मॉर्निंग में एक उनकी टेस्ट की जाती है। और वो टेस्ट में ये समझ में आ जाता है कि फास्टिंग अगर शुगर है नॉर्मल में तो 100 के नीचे आएगी। और प्री डायबिटिक डायबिटीज होने की चांसेस कब है, 100 से 130 तक ओवर आ सकती है। और डायबिटीज में 130 के ऊपर, वो भी फास्टिंग में, यानी पेट जब खाली रहता है 12 घंटे, जब हम कुछ खाते पीते नहीं तब। और लेकिन जब खाना खाने के बाद 2 घंटे में जब हम जांच करते हैं तो नॉर्मल 140 तक रहती है। और प्री डायबिटीज जो 140 से लेके 200 के बीच में अगर रहती है तो उसको डायबिटीज होने के चांस है। वो डायबिटीज के घर के अंदर वो प्रवेश करने वाला है। 200 के ऊपर आया तो डायबिटीज। और जो HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का जब हम देखते हैं तो इसमें 2-3 महीने में कितना शुगर नॉर्मल था या ज्यादा था वो समझ में आता है, या खाली अभी हमारा शुगर बढ़ चुका है। तो इसमें अगर देखेंगे तो HbA1c का रिपोर्ट देखते हैं तो अबाउ 6 ये नॉर्मल रहता है। 6 टू लेके 8 तक ये प्री डायबिटीज के चांसेस रहते हैं। और अबाउ 7 से लेके आगे देखेंगे हम तो ये डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ग्लाइकोसेटेड जो रहते हैं हीमोग्लोबिन, दिस ब्लड टेस्ट इंडिकेट द एवरेज ब्लड शुगर लेवल फॉर द पास्ट 2 या 3 मंथ का हमें समझ में आ जाता है कि उसमें ये बढ़ा था ज्यादा बोल के। और ग्लाइकोज सब्सटेंस जो है तो शुगर जो रहती है वो हीमोग्लोबिन को अटैच होती रहती है। तो ट्रीटमेंट पार्ट में अगर देखेंगे तो इंसुलिन है, ओरल मेडिसिन लेते हैं हम, और बाद में डाइट एक्सरसाइज ये सभी चीजों के ऊपर से ये हो जाता है। बाइकोनामाइड्स और ये जो कुछ टैबलेट्स है अलग अलग देते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के जो इंसुलिन को सेंसिटिव बनाते हैं, जो हमारे बीटा सेल्स रहते हैं उनको सेंसिटिव देके उनसे प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश करवाते हैं कुछ मेडिसिन। और कुछ मेडिसिन ऐसे रहते हैं कि जो सेल के पार्ट को जो इनएक्टिव रहते हैं उनको स्टिमुलेट करके वहां पे अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए। उसी प्रकार के कुछ टैबलेट्स रहते हैं। और कुछ इंसुलिन के बारे में, यस। और जब इंसुलिन लेते हैं तो अलग अलग साइट इस प्रकार के रहते हैं, वहां पे हम इंसुलिन ले सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह से अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो इस प्रकार का इन्फेक्शन भी वहां पे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो इस प्रकार इंसुलिन लेते हैं या टैबलेट लेते हैं तो उसके साथ हमें ओवरडोज हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया कोमा हो सकता है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ, ज्यादा शुगर बढ़ी तो वो भी डायबिटिक कीटोसिस, वो भी कोमा अलग है। ज्यादा शुगर होने के बाद कोमा अलग है, उसकी ट्रीटमेंट अलग। कम शुगर एकदम होने के बाद भी जो हाइपोग्लाइसीमिया जाके उसका कोमा अलग है। तो उसकी वजह से हमें अपने साथ कुछ ना कुछ चॉकलेट, जूसेस बाकी ये ले रखना चाहिए। जब हमें चक्कर आती है, पसीना छूटता है, तो हम थोड़ा सा लेके अपनी शुगर जांच कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के साइन सिम्टम्स होते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ता है, स्वेटिंग आती है, ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, मुंह को फेंटिंग होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के अगर कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये ऐसे रहते हैं कि मैंने 2 महीने टैबलेट नहीं खाया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये साइलेंट किलर है।
कि धीरे-धीरे जैसे शुगर ज़्यादा बढ़ना, यानी क्या होता है कि डेंसिटी बढ़ती है ब्लड की। ब्लड की डेंसिटी बढ़ने के बाद क्या होता है कि जैसे समझो पानी में अगर हम शक्कर डालते हैं तो उसका क्या होता है, पाक बन जाता है। यानी डेंसिटी बढ़ के घट्ट हो जाता है, वो प्रवाह नहीं होता। पानी जैसे सीधा ये होता है, जितना-जितना शुगर बढ़ेगा उतना-उतना वो पैक होते चला जाता है। तो जो हमारा माइक्रो सर्कुलेशन है, जो हमारे बाल से भी बारीक ऐसे सर्कुलेशन जो हमारे आँखों को, हृदय को, किडनी को जो पोषण देने के लिए रक्तवाहिनी जाती है, तो वो क्या होता है कि पाक की वजह से वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारे नर्वस सिस्टम रहते हैं कि जिससे हमें पेन महसूस होता है या कहीं न कहीं वो हमें स्टिमुलेट करते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो उसके ऊपर भी कोटिंग शुरू हो जाती है वो शुगर ज़्यादा बढ़ने की वजह से। तो फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी और बाकी नेफ्रोपैथी यानी सर्कुलेशन में हैम्पर आना, ये सभी चीज़ हो दी जाती है और धीरे-धीरे बड़े भी रक्त वाहिनियाँ बंद होने की वजह से क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस, अलग-अलग प्रकार के हार्ट अटैक से लेके स्ट्रोक से लेके इसके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए साइलेंट किलर बोला जाता है। इसलिए बीपी, शुगर, भीक नको पण कुतरावर इस प्रकार से हमें नॉर्मल रखना है, उसी प्रकार के टैबलेट हमें शुरू करना है, जिसकी वजह से हमें मेंटेन रखने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इसी प्रकार कैटरैक्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना डिटैचमेंट अलग-अलग आँखों में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, अगर नॉर्मल हम नहीं रहते तो। नेफ्रोपैथी और ये न्यूरोपैथी की वजह से सेंसेशन कम हो जाता है। पैर अगर किसी निखारे के ऊपर भी गिरा, कहीं चुभा, तो भी हमें समझ में नहीं आता क्यों चुभ के चला गया बोल के। फिर बाद में वहाँ पे सर्कुलेशन रक्तवाही पुरवठा जो रहता है, माइक्रो सर्कुलेशन बंद होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो जख्म हुई है, वो भर के लाने के लिए वहाँ पे जो खून जाना चाहिए हमारा और वो खून पुरवठा में सर्कुलेशन में सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं वहाँ का खून भरने के लिए, वहाँ का जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वहाँ तक वो जाता नहीं है। तो फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन में क्या उसको बोट निकालना पड़ता है, पैर काटना पड़ता है क्योंकि वहाँ का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। इसीलिए तो हमें लिवर में भी चेंजेस ऐसे आते हैं, ब्रेन में भी चेंजेस इस तरह से आ जाते हैं और जो हमारे डर्मेटोपैथी जो हमारे स्किन के ऊपर भी ऐसे सर्कुलेशन बंद होने की वजह से अलग-अलग ये सब ऐसे दिखना शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक मायोन्यूरोसिस यानी मसल वेस्टिंग शुरू हो जाता है। इस प्रकार इम्यूनिटी हमारी कम होती चली जाती है। इसलिए फुट को भी पहले हमें प्रिवेंशन करना चाहिए, किस प्रकार के हमें शूज़ पहनने चाहिए, ज़्यादा तरीके से हमें दूर रहना चाहिए, शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए, नर्सिंग केयर भी अच्छी तरह से करना चाहिए। लाइफ़स्टाइल हमारी जो रहती है, हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज़ स्ट्रेस तान-तनाव से दूर होना चाहिए। रेगुलर शुगर, बीपी जो अपना है वो चेकअप करना चाहिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इससे दूर रहना चाहिए। अलग-अलग प्रकार के जो रिस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हमें दूर रहना चाहिए। कॉम्प्लेक्स जो मदर ने दिया वाला है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसकी तरफ थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं। ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस नॉन-वेज ये थोड़ा बहुत चल सकता है। नट, सीड्स, फास्ट फूड ये जो है फास्ट फूड नॉट रिकमेंडेड इस तरह से बताया है। तो प्रिवेंशन अगर करने के लिए जिस प्रकार अपने फोरम के ऊपर अलग-अलग डिसीज़ को हम एजुकेट करते हैं, उसी प्रकार एजुकेशन मिलना इम्पोर्टेंट रहता है। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं होना, प्रिवेंशन इसलिए सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि आजकल सभी को अबव 50 के बाद, 60 के बाद डायबिटीज़ होने ही होने वाला है। या इसीलिए हमें इसके ऊपर किस तरह से ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हम दूर रहना चाहिए, हाँ? तो ये हमें समझने के लिए एजुकेशन चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमें यहाँ पे सिखाया जाता है दिनचर्या, ऋतुचर्या, अलग-अलग प्रकार के 5 पिलर ऑफ द हेल्थ, वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तान-तनाव से मुक्त होने के लिए जो योगा, मेडिटेशन दिया जाता है यहाँ पे। स्लीप अच्छी तरह से प्रॉपर, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटेन योर आइडियल वेट क्यों मेंटेन करना है? तो इसकी वजह से मेंटेन करना है। इसलिए हमारे वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पे एन्जॉय कर सकते हैं। इसलिए हम साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। रेटिनोपैथी आँखों के बारे में, न्यूरोपैथी जो नर्वस सिस्टम के ऊपर है, नेफ्रोपैथी जो किडनी के प्रॉब्लम्स रहते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शंस, सर्कुलेशन हैम्पर होने की वजह से जो उत्थान है वो बराबर नहीं होता, हार्ट अटैक्स वगैरह बाकी इसी प्रकार के आ जाते हैं। तो ये वज़न कम करने के लिए फिर बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ लोग जाते हैं। मुझे ये कांसेप्ट ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मैं आयुर्वेदिक का हूँ। मुँह के ऊपर अगर कंट्रोल रखेंगे तो ये काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये सब करने की, बरोबर? लेकिन हमारा कंट्रोल माइंड के ऊपर नहीं रहता है इसलिए ये बड़ा ये छोटा करके देना यानी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारा शरीर का, उसको बिगाड़ देना, ये सही बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी देखिए, अलग-अलग जिसका ये रहता है, उसी प्रकार ये हो जाता है कि हेल्थ स्कोर जो है अपने आपको पता है किस तरह से रहना चाहिए। इसलिए इससे दूर रहने के लिए जो 5 पिलर ऑफ द हेल्थ रहते हैं, हैप्पीनेस मेंटेन कीजिए, स्लीप, डाइट, वाटर, एक्सरसाइज इसके बारे में अलग-अलग सेशन अपने फोरम के ऊपर लेते हैं। कल ही 5 पिलर ऑफ द हेल्थ का सेशन हमारे अच्छे सर और बागेश्वर मैडम ने लिया था
और स्ट्रेस मैनेज जो एंजाइटी से दूर रहने के लिए हमारे डॉक्टर सुधीर सर ने भी एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम में तान तनाव से दूर रहने की टेक्निक सिखाते हैं हमें। व्यसन से दूर रहिए, चिंता मुक्त जीवन दूर जगिए, और जैसे डाइट और दिनचर्या हमारी अच्छी रहनी चाहिए। और एक्सरसाइज तो हम मॉर्निंग में लेते हैं, इसके ऊपर अलग अलग सेशंस एक एक घंटे के ऊपर रहते हैं। तो इस प्रकार ये नॉर्मल हमारा जो सकल संतुलित पोषक आहार इसलिए हम लेते हैं कि हर एक सेल को न्यूट्रिशन दे, हर एक सेल सेंसिटिव बन के वहाँ का एक इम्यूनिटी अच्छा हो जाए, और अच्छी तरह से हमारे ऑर्गन सही हो जाए, जैसे पैनक्रियाज रहो, लिवर, किडनी, ये सब सक्षम बन जाए, और वो अपने अपने जो कार्य रहते हैं इंसुलिन सीक्रेट करने का, ग्लूकागॉन सीक्रेट करने का, वो अच्छी तरह से करे। इसलिए हम जो भी वो थोड़े से डैमेज हुए रहते हैं, तो उससे वो पोषक तत्व मिलके योग्य आहार विहार लाइफस्टाइल से उनमें अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सकती है, अच्छा इंसुलिन सीक्रेट हो सकता है, और हम एक धीरे धीरे डिसीज फ्री लाइफ की तरफ जा सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ जा सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से अपने पोषक तत्वों से हमारा लंग हेल्थ, हार्ट हेल्थ, जो हमारा ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी, ये सभी चीजें मिल इन द ग्लास से हमें मिलते हैं, जिसमें फार्मूला वन में एक अच्छी तरीके से 19 इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो रहते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से शुगर के पेशेंट को भी ये चलता है। बच्चों में डायनोशेक जो न्यूट्रिशन देता है, जब हम एक शेक लेते हैं मॉर्निंग में, तो जिसमें प्रोटीन फार्मूला वन और शेक में जिसका एक 30 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को मिलता है, जो हमारे खान पान में इंडियन डाइट में उतना प्रोटीन हमारे शरीर को लगता नहीं है। जब हम मॉर्निंग में ये लेते तो एक बार 30 ग्राम गया तो 1 kg पर बॉडी वेट प्रोटीन दिन भर लगता है। तो बाद में जो भी कुछ खाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत हमें मिलके एक नॉर्मल को आएगा। इसलिए तो इसे वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन कहा गया है। और जिन साइंटिस्ट ने ये बनाया उनको नोबेल प्राइज विनर है, उसकी वजह से तो ये हम एक ताकतफुल रहते हैं। और एक अच्छा इम्यूनिटी रहने के लिए हमें मल्टीविटामिन जो है 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, कैल्शियम, वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो शेक से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो मल्टीविटामिन से लेके मिनरल्स तक वगैरह, बाकी ये जो अपने मल्टीविटामिन में रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम एक एक जब खाते हैं तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहती है। और ओवरऑल जो हमारा ये है अच्छी तरह से देखिए, स्लीप भी प्रॉपर लेनी चाहिए। जल्द अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, इस प्रकार। यस, तो अच्छा वो स्लीप आने के लिए हर एक शरीर का सेल का पोषण होने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो डॉक्टर लुइस लुग्नारी इग्नारो इन्होंने ये इनोवेशन किया है, इनको उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये नाइट वर्क है, तो ये भी जिसने बनाया है उसको भी नोबेल प्राइज विनर है ये। तो इस प्रकार कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, सभी के लिए ये बहुत अच्छा कार्य करता है नाइट वर्क, नाइट्रिक ऑक्साइड जो। और स्ट्रेस, तान तनाव दूर रखने के लिए हमें ब्रेन हेल्थ भी बहुत अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट कार्य करता है। बॉडी वाटर मेंटेन रखने के लिए 20 kg पर लीटर इस प्रकार हमें वाटर लेना चाहिए। ठंडी के मौसम में 500 ml कम, गर्मी की सीजन में ज्यादा, इस तरह से आप कर सकते हो। इस प्रकार 3-4 लीटर दिन में पानी जाना चाहिए। और फ्रेश जब हम लेते हैं तो सेल सेंसिटिविटी, डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग हमारी बॉडी की अच्छी तरह से होती है। और जब ये लेते लेते जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छी तरीके से एक हमारा अलर्टनेस बढ़ जाता है, और एक शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है। इसी प्रकार नेचुरल कैफीन लेने की वजह से, और ये हर्बा कंट्रोल, जिसका वजन ज्यादा है, बीएमआर कम है, और जो आलस ज्यादा आता है उनमें, तो आप ये सुबह शाम ले सकते हैं। जिसमें हर्बल कंट्रोल में हमारे ब्लैक, ग्रीन और ओलम टी का मिश्रण है, ये अलग अलग अगर लेंगे हम तो बहुत सारा पैसा हमारा जा सकता है। लेकिन एक ही इसमें 80 मिलीग्राम कैफीन नेचुरल रहने की वजह से पूरा दिन हमें स्टिमुलेट रखता है, और हमारा फैट लॉस करने में, और बीएमआर करके जो हमारा शरीर में के जो अनवांटेड चीजें से उनको डाइजेस्ट करने में इम्पोर्टेंट मदद करता है। और इस प्रकार जो हम पूरे धातु का पोषण करने के लिए स्किन बूस्टर दिन में एक सैचेट तो जरूर लेना चाहिए, जो शरीर के स्किन, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, मसल, इनको अच्छी तरह से ताकत देता है। कोलेजन प्रोटीन की वजह से ये हो जाता है। अगर ज्यादा थकान लगी, पसीना आ रहा है, चक्कर ऐसी लग रही है, तो आप जो अपना हाइड्रेट है तो वो ले सकते हैं, जिसमें सैचेट अपने पाउच में रखिए। फिर बाद में उसके साथ प्रोटीन बार रहते हैं, वो भी हमारे बैग में रखना चाहिए। कभी आवश्यकता थकान लगा तो आप वो प्रोटीन बार के साथ या हाइड्रेट ले सकते हैं। और अपने शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो उसको भी एक अच्छी तरह से कार्य करता है। यस, अच्छा एक्सरसाइज, मॉर्निंग वर्कआउट हम एक साथ अगर करते हैं तो हमारे शरीर में अच्छी तरीके से एक फिटनेस बढ़ता है, और एक हमारे पूरे सेल्स सेंसिटिव होके
अच्छी तरह से उनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाती है। इस प्रकार जो सूर्य नमस्कार वगैरह बाकी करते हैं, तो देखिए सूर्य नमस्कार का एक श्लोक है, आदित्य यानी सूर्य, आदित्य नमस्कार ये कुर्वन्ते दिने दिने दीर्घ आयुर्बल वीर्य तेजस तेषांचे जायते, और अकाल मृत्यु हरण यानी सडन डेथ जिसको आती है वो भी हरण करता है वो। सर्व व्याधि नाशनम, सभी बीमारी को नष्ट करने वाले सूर्य नमस्कार, सूर्य उदय धारे यानी इसका मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब कुछ कर सकते नहीं है तो कम से कम आप 15 सूर्य नमस्कार एक 5 मिनट में आप सब कर सकते हो इस प्रकार। और उसको कहीं अलग जगह नहीं चाहिए, बाथरूम में भी अगर समझो नहाते टाइम पानी छोड़े बादली में, तो उसको देखते मत बैठिए, जब तक वो बाल्टी भरती नहीं है तब तक आप बाजू में सूर्य नमस्कार करके वहां पे आ सकते हो, ज्यादा देर लगती नहीं है। सेल एक्टिवेटर से हमारा जो सेल सेंसिटिव होता है, जो हमारे पैनक्रियाज के सेल्स रहे तो या सप्त धातु के सेल्स रहे तो वो सेंसिटिव होते हैं, तो उनका जो ओपनर रहता है, जैसे इंसुलिन से वो चाबी मिलती है, तो वो सेल एक्टिवेटर से उसको चाबी हो जाती है और एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वहाँ का जो इंसुलिन है, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन है, उसका यूटिलाइजेशन हर एक सेल अच्छी तरह से करता है, और एक इम्प्रूव पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब अच्छी तरह से होता है, जो एनहांस बढ़ाता है वाइटलिटी और एनर्जी हमारे शरीर की। तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमें समझो शरीर में का वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ चुका है, तो हम एक्टिवेटेड फाइबर ये भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे शरीर का एक अच्छी तरीके से क्लींजिंग हो जाए। और शरीर में फाइबर के ऊपर अलग अलग सेशन हमारे पास रहते हैं, उसमें डिटेल आपको बताया जाता है। और सभी चीजों को ये रहने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रहना जरूरी है, जिसकी वजह से हम हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो स्टिमुलेट होकर पूरे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करके देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज में थायराइड या अलग अलग प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस होके डिसीजेस हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो उससे भी हमें ये मेडिटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तान तनाव से दूर रहने की वजह से हमें अलग अलग प्रकार से एक हैप्पीनेस आ जाता है, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, और एक ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, प्रोलैक्टिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब हार्मोन जो रहते हैं, तो हार्मोन्स अच्छी तरह से सीक्रेट होके हमारे शरीर में अलग अलग कार्य ये हार्मोन्स करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन से हमारा प्यार बढ़ता है, एंडोर्फिन से हम जो हमारा पेन रहता है शरीर में उससे रिलीफ मिलती है, प्रोलैक्टिन से अच्छा ग्रोथ मिलता है, सेरोटोनिन से अच्छी नींद आती है, डोपामाइन से हमें एक अच्छा मानसिक समाधान मिलता है। तो ये राजयोग मेडिटेशन, फिर बाद में अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पे मेडिटेशन लेते हैं हम, तो उससे भी हमें एक अच्छा एक शरीर को ताकत मिलती है। तो उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के हम इम्यून हेल्थ भी ले सकते हैं। बार बार अगर इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्फेक्शन होता है कहीं पे, तो हम ये इम्यून हेल्थ टैबलेट नजदीक रख सकते हैं, बीच भी ले सकते हैं। यस, तो यहाँ पे अपने फोरम में ज्वाइन होने के बाद हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, मनी, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन, ये सभी चीजें मिलती है। और यहाँ पे जो कार्य करते हैं सभी लोग, उनकी कामना रहती है कि हमारे जो मित्र परिवार या जो भी कुछ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लोग हैं, वो दुख मुक्त या डिसीज फ्री वो लाइफ जिए, लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ जी के उनका जो भी कुछ गोल है वो जल्दी से जल्दी अचीव करें, यही हमारी कामना रहती है। ना कि राज्य भोगने की या स्वर्ग को भोगने की कोई इच्छा हमें नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने बोलने का यहाँ पे मौका दिया। इस प्रकार ज्यादा ज्यादा मैंने बताने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया लेक्चर एज यूजुअल दिया है सर ने। हम ब्लेस्ड है कि मतलब मैं डिस्कशन करते समय भी काफी लोगों से बात करता हूँ कि हमारे फोरम में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स है। सो ये जो हेल्थ बास्केट, ये डॉक्टर वाला बास्केट है। यहाँ पर जितने डॉक्टर्स है और जितने स्पेशलिस्ट है अपने अपने फील्ड के, उतने किसी और फोरम पर हम लोगों को नहीं मिलेंगे। सो बहुत ही जबरदस्त और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। और सबसे ज्यादा जो आपने वसीम अकरम वाला एग्जांपल दिया, वो तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा डायबिटिक बर्थ होता है उसका, तो उसके करियर के बारे में, उसके लाइफ के बारे में तो अभी ये कुछ भी नहीं कर सकेगा जिंदगी में। इस तरीके के माइंडसेट से उसका पालन पोषण किया जाता है। सो अमेजिंग आपने ये इनपुट्स दिए। सो थैंक यू वेरी मच आनंद सर। और बाकी भी जो लोग हैं कॉल पर, अगर कोई नए लोग हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाना है, वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। और अगर इस सेशन से आपको कुछ नया मिला है, तो आज के वर्कआउट के बारे में, सेशन के बारे में आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सो प्लीज हैंड रेस कीजिए, मतलब हमारी टीम आपको वन बाय वन अनम्यूट करेगी।
यस हर्षद सर। यस, गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस, सेशन हुआ है सर का, पर मेरा एक क्वेश्चन था सर से कि अगर 12 to 14 ईयर्स के अगर कोई बच्चे को शुगर है तो क्या हमारा न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से उसका शुगर क्योर हो सकता है या चांसेस है? यस, देखिए कि अपना प्रोग्राम ही ऐसा है कि यहाँ पे हम किसी डिसीज को ट्रीट करने को दावा नहीं करते। यहाँ पे खाली हम क्या करते कि सकल संतुलित पोषक आहार जो वो बच्चे को शुगर रहने की वजह से, उसके शरीर में इंसुलिन कम रहने की वजह से जो शरीर का पोषण होता नहीं है, जो इंसुलिन अच्छी तरह से नहीं बनने की वजह से क्या होता है कि हर एक सेल का टिश्यू का पोषण होता नहीं है। तो उसको जब इंसुलिन शुरू करते हैं डॉक्टर लोग और उसके साथ अपना जो सखत संतुलित पोषक आहार जब चला जाता है तो उसका हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन उसका स्ट्रांग होते चला जाता है। और वो आगे चल के जैसे लेडीज रहेंगी तो जैसे साइना नेहवाल, मेरी कोम जैसे आगे वो खुद को और परिवार को, देश को आगे बढ़ा सकती है। वसीम अकरम जैसा वो सब कुछ वो अपना टारगेट पा सकता है। 100% इसमें नहीं बोल सकते कि उसका शुगर जाएगा नहीं जाएगा, शायद मिरेकल हो सकता है। कैसा है कि भगवान है तो कुछ अच्छा करेगा। इसलिए हम ज्यादा उसको सकल संतुलित पोषक आहार देना, उसके शरीर में इम्यूनिटी लाके उसका वजन ग्रोथ जो रहता है अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से बढ़ाना, इस हिसाब से हम ये अपना न्यूट्रिशन शुरू कर सकते हैं। और बाद में कैसा मिरेकल होगा ये टाइम ही बताएगा। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच सर। तो और कोई है जो आनंद सर से क्वेश्चन पूछना चाहेगा या आपको अपना फीडबैक देना है? सो आप हैंड रेज कर सकते हो। पर्दा है कर जागृति पाठक मैडम आप। मुझे भी आनंद सर से क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरी जो सास है उनको शुगर है, तो अभी कुछ 1-2 महीने से वो जो भी कुछ खाते हैं ना तो उनको टेस्टलेस ही लगता है, जैसे कि वो बोलते हैं की मी माती खाते असं लागतंय. इतकं परेशान झाल्यात त्या की त्यांना काहीच नाही. ट्रीटमेंट सांगितली डॉक्टरांनी, 5 दिवसाचे काहीतरी इंजेक्शन्स आहेत, तर त्यांच्यासाठी आपल्याला काही करता येईल का? यस, खूप सुंदर प्रश्न आहे। यस, हा खूप सुंदर प्रश्न विचारलात आपण। देखिए की टेस्ट गेलेली आहे तर काय होतं की पूर्वी जेव्हा त्यांना डायबिटीस असतं त्यावेळेस त्यांनी दुर्लक्ष केलेलं असतं, त्यामुळे अनकंट्रोल डायबिटीस बरेच दिवस राहिल्यामुळे काय होतं किंवा खूप वर्ष डायबिटीस राहिल्यामुळं जे आपले नर्वस सिस्टीम राहतात आणि जे आपले सर्क्युलेशन आहे त्याच्यावरती कोटिंग चढलेलं असतं शुगरमुळे। तर त्यामुळे जे काही सेन्सेशन पाहिजे की आता टेस्ट घेणं, हे सुद्धा एक नर्व जे आहे ते आपल्याला प्रत्येक याची टेस्ट देण्याचा प्रयत्न करत असते किंवा जे सेन्सेशन असतं पेनचं असेल तर ते देखील। पण ज्यावेळेस कोटिंग चढतं त्या डायबिटीसच्या कॉम्प्लिकेशनमुळं शुगर त्या नर्व सिस्टीमवर, जी नर्ववर कोटिंग चढल्यामुळे त्याची जी काही ब्रेनकडे जाणारी जी काही हे आहे माहिती ती प्रॉपर जात नाही, त्यामुळे काय खातो हे त्यांना टेस्ट समजत नाहीये। तर त्यासाठी प्रॉपर डायबिटीस कंट्रोल ठेवणं, एक्सरसाइज करणं, आता 5 इंजेक्शनचा जो कोर्स दिलेला आहे तो नर्वस सिस्टीमला ताकद देण्यासाठीचे लाल इंजेक्शनचे कोर्सेस असतात, न्यूरोबिओन किंवा वगैरे बाकी अलग प्रकारचे, ते देण्याचा प्रयत्न करतात। पण ह्याबरोबर आपण जर आपला सकाळी एक्सरसाइज, त्यानंतर आपला जे चहा नाश्ता योग्य प्रकारे आणि त्याबरोबर जे आपले ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड आणि त्याबरोबर त्यांना ऍक्टिव्हेटेड फायबर कॉम्प्लेक्स किंवा टॅबलेट जर आपण सकाळ संध्याकाळी शेकच्या अगोदर घेतलं आणि नाईटवर जर त्यांना सुरू करून दिलं तर एक 3 महिन्यानंतर त्यांना चांगल्या प्रकारे शुगर कंट्रोलमध्ये येऊन त्यांच्या नर्वस सिस्टीमला कुठे ना कुठे ताकद मिळून त्याला चालना मिळून कुठे ना कुठे टेस्ट वापस येण्याची शक्यता आहे। लक्षात आलं? हे जे आहे ते डायबिटीस खूप दिवस राहिल्यामुळे किंवा अनकंट्रोल राहिल्यामुळे जे त्यांच्या कॉम्प्लिकेशन स्वरूप नर्ववर एक कोटिंग चढल्यामुळे त्याचं जे काही कार्य आहे त्या नर्वचं टेस्ट निर्माण करण्याचं, आपल्याला जाणीव करून देण्याचं, ते हॅम्पर झालेलं आहे। जसं शुगर कंट्रोल येईल त्यावरचं कोटिंग कमी होऊन जाईल आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईफस्टाईल आपल्या चांगल्या सुधारल्या तर हळूहळू ते रिकव्हर होऊन जाईल। अशी कुठली गोळी नसते की घेतली आणि लगेच टेस्ट आली, हे आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे। हे वेळेनुसार हे झालेलं असतं, त्याला वेळच लागेल, पण
लवकरात लवकर होईल. चांगल्या लाईफस्टाईलनी, चांगल्या सकस संतुलित पोषक आहाराने, योग्य एक्सरसाइजने आणि हे बाकीचे सप्लिमेंट्स घेऊन. येस, तर नक्कीच आपले रमा मॅडम, तुमच्या डॉक्टर रमा मॅडम तुमच्या कोच असल्यामुळे ते तुम्हाला यामध्ये चांगलं गाईड करतील आणि योग्य चहा नाश्त्याबरोबर कुठले सप्लिमेंट्स घ्यायचे हे आपल्याला नक्की सांगतील. येस मॅडम, थँक्यू. येस. हॅलो, गुड मॉर्निंग, गुड एव्हरीवन. आवाज येतोय का माझा? येस नागमणी मॅडम, येतोय आवाज. हा, तर ना मला माझ्या मिस्टरांचा रिझल्ट शेअर करायचा आहे. त्यांना म्हणजे टाईप 2 डायबेटीज आहे. त्यांना जेव्हा म्हणजे स्टार्ट झालं तेव्हापासूनच त्यांना इन्सुलिन स्टार्ट होतं. आणि त्यांना 3 टाइम होतं इन्सुलिन. सकाळ, दुपार, संध्याकाळ जेवणाआधी घ्यावं लागायचं. तर म्हणजे आम्ही खूप डॉक्टरांकडे दाखवलं, सगळ्या गोष्टी आयुर्वेदिक वगैरे सगळं केलं, पण काहीच रिझल्ट आला नाही. त्यांचे जे बीटा सेल्स आहेत त्यांचं ऍक्टिव्हेशन कमी व्हायला होतं. आणि मग त्याच्यानंतर आम्हाला माझे जे कोच आहेत विनया मॅम आणि सुधीर सर, त्यांनी आम्हाला हा चहा नाश्ता इंट्रोड्यूस करून दिला. मग तेव्हापासून त्यांनी जसं चालू केलंय तर त्यांना म्हणजे बरेच प्रॉब्लेम होते. बीपी पण होता आणि त्याच्यानंतर काय त्यांचं पोट साफ व्हायचं नाही, ऍसिडिटी पण असायची. तर त्यांना काय म्हणजे पचन वगैरे व्यवस्थित होत नव्हतं. मग आम्ही त्यांना बेसिक आणि त्याच्यासोबत ऍक्टिव्ह फायबर कॉम्प्लेक्स, ॲलो प्लस हे सगळे ऍड केले. मग त्यांचा एवढा चांगला रिझल्ट आहे. त्यांचं जे इन्सुलिन आहे ते 3 टाइमचं 2 टाइमवर आलेलं आहे आणि त्यांची ऍसिडिटी तर नाहीच आहे आता. आणि त्याच्यासोबत जे बीटा सेल्स आहेत त्यांचं हळूहळू ऍक्टिव्हेशन व्हायला स्टार्ट झालेलं आहे. आणि डॉक्टरांनी सांगितलेलं आहे की असंच जर त्यांचं व्यवस्थित कंट्रोल्ड राहत असेल तर हळूहळू आपण हे इन्सुलिन जे वरून घ्यावं लागत आहे ते पण बंद करू. थँक्यू म्हणेल मी माझ्या कोचला, कारण त्यांनी हा म्हणजे आणि याच्यासोबतच कारण त्यांना शुगर असल्यामुळं मी म्हणजे पुरणपोळी सोडले होते, की म्हणजे जोपर्यंत त्यांना काही गोड खायला जमणार नाही तोपर्यंत मी पुरणपोळी खाणार नाही. आणि माझ्या प्रेग्नन्सी पिरियडमध्ये असं डिस्कस झालं आमच्या घरी, तर तेव्हा त्यांनी म्हणले की म्हणजे तुला कळत नाही का की म्हणजे हे कधीच आयुष्यात कमी होणार नाही. मग त्याच्यामुळे तू ते तुझं काय आहे ते व्रत वगैरे सोडून टाक, पुरणपोळी खायला चालू कर. पण मला आता असं वाटते ते ते स्वतःहून म्हणतात की आता तुझे दिवस येणार आहेत पुरणपोळी खायचे, आणि ते पण ह्या चहा नाश्त्यामुळे. बरं, थँक्यू. येस, थँक्यू मॅडम. कारण आपण जे काही उदाहरण दिलं त्यामुळे इतर जे फोरमवर जे आपले बांधव आहेत त्या सगळ्यांना मोटिवेशन चांगलं मिळून जाईल. खरोखर एक चांगला आपला चाय नाश्ता एक चांगलं काम करतं आणि एक हेल्दी लाईफकडे आपल्याला घेऊन जातं. येस, थँक्यू व्हेरी मच. आणि एकदा तुम्ही सगळ्या ग्रुपला पुरणपोळी खायला मदत करा. सगळ्यांना एकदा पुरणपोळीचं जेवण द्या, म्हणजे अजून लवकर तुमचं हेल्थ गोल तुम्हाला अचीव्ह होऊन जाईल. येस, थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू कृष्णा सर. यस, गुड मॉर्निंग ऑल. मैं भी यहाँ पे मेरी मम्मी का रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ. मेरे मम्मी को डायबिटीज शुरू हुआ था क्योंकि उनको हिस्टेक्टोमी होके 15 to 18 ईयर्स हो गए थे. लेकिन उनको मतलब एलोपैथिक, आयुर्वेद और होम्योपैथिक ये मेडिसिन शुरू रह के भी उनका शुगर जो है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था. जब भी कभी हम शुगर चेक करते थे तो 350 एंड अबव ही रहता था. और शुगर जिसको रहती है या डायबिटीज जिसको रहता है, ऐसे लोगों को जीवन जीने की प्रति उदासीनता आ जाती है, क्योंकि उनको वीकनेस बहुत रहता है, लेग क्रैम्प्स रहते हैं और किसी भी चीज में उनको उत्साह नहीं रहता है. मतलब क्या बोलते हैं हम, एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती है. लेकिन जब से उन्होंने ये चाय और नाश्ता शुरू किया है, अब लगभग 1.5 साल हो चुके हैं वो ये चाय और नाश्ता कंज्यूम करते हैं, तो अब बिल्कुल भी मैं कभी भी जाऊं तो उनको शुगर बिल्कुल भी कंट्रोल में रहता है. और धीरे धीरे वो उनको जो कॉम्प्लिकेशंस होने लगे थे, जो नर्व पे, जैसे कि अभी सर ने बताया कि नर्व पे कोटिंग जम जाता है, नर्व्स वीक हो जाती है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसे बोलते हैं वो उनको शुरू हो गया था. पैर जो है उनको उसमें अल्सर्स होने लगे थे और वो हीलिंग भी नहीं होते थे जल्दी से. पैरों पे स्वेलिंग होता था. उनको हाइपरटेंशन भी है तो उसके लिए भी उनको
ट्रीटमेंट शुरू थी, लेकिन उनका दिन ब दिन हालत बदतर हो जा रही थी। लेकिन जब से उन्होंने चाय और नाश्ता रिप्लेस किया है, अभी वो अल्टीमेट प्रोग्राम पे है। वो अपना बेसिक 2 टाइम का शेक, उसके साथ में हर्बा लाइफलाइन, उसके साथ में मल्टीविटामिन, नाइट वर्क, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, ये सब चीजें लेती है। लेकिन अभी मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल पहले जैसी वापस मिल गई है। अपने कॉल पे अभी वो जुम्बा भी करती है। मतलब जो स्टेप्स चढ़ के ऊपर नहीं जा रहे थे या घर में भी घूम नहीं रहे थे, अब वो पूरा नांदेड़ सिटी को पूरा चक्कर लगा के आते हैं, वॉकिंग करके आते हैं। उसमें उनके जो बहू है उनका भी बड़ा हाथ है, मिनल मैम, उन्होंने, और जो गोविंद सर है मेरे भाई, तो उन्होंने भी उनका बहुत अच्छे तरीके से केयर किया और उनको अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम कराने के लिए इंटीमेट किया और अप्लाई करके लिया। इसके लिए उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मुझे फिर से मेरी मम्मी हंसती खेलती और जीवन जीने की प्रति उसकी अभी बहुत, मतलब जो व्यू है वो बिल्कुल भी बदल गया है। तो ये जो चाय नाश्ता, अभी एक क्वेश्चन पूछा था जागृति मैम ने, तो मैम अगर आपको लगता है कि आपकी सास जो है उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए या डाइजेशन इंप्रूव होके उनका शुगर कंट्रोल में आ जाए, तो आप ये चाय नाश्ता जरूर शुरू कर सकते हैं और आलो प्लस उनको देना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जिसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं है या एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, ऐसे ही लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि अभी नागमणि मैम ने भी शेयर किया उनके हस्बैंड के बारे में, तो उन्होंने भी डाइजेशन का एक उल्लेख किया है, उनको प्रॉब्लम थी, तो एक्टिवेटेड फाइबर देने के बाद वो कवर हो गया है। क्योंकि जो एब्सॉर्प्शन है अपने फूड का या जो एंजाइम शरीर के अंदर सिक्रीट होने चाहिए, वो अगर अच्छी तरीके से होते तो डेफिनेटली अपने फ्यूल के साथ हम डायबिटीज कंट्रोल में रख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि थैंक्स टू डॉक्टर आनंद सर, उन्होंने ये सेशन लिया, क्योंकि हर एक घर में हर 4 व्यक्तियों के बाद एक व्यक्ति डायबिटिक है ना। और अगर वो अनकंट्रोल्ड रह जाए, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो है, तो अपने जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन रहते हैं जैसे कि ब्रेन रहे, किडनी रहे, लीवर रहे, तो उसको धीरे धीरे अफेक्ट करने लगता है, नर्व्स को भी अफेक्ट करने लगता है। और वो जो आदमी या औरत रहती है वो केवल जिंदगी जीने के लिए जिंदगी जीते हैं, बिल्कुल भी जीवन का आनंद उठा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि खाने पीने पर रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। जैसे कि अभी नागमणि मैम ने बोला कि पूरन पोली उनके पति नहीं खा सकते थे, इसके लिए वो उनको भी लगता था कि मैं भी ना खाऊं, तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी अपना ये चाय और नाश्ता शुरू करने के बाद आप शुगर कंट्रोल में क्यों ला सकते हो, क्यों, तो ये जो अपना चाय और नाश्ता है ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, और जो अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए जो चीजें जरूरी रहती है वो हमें उसमें से मिलती है। इसके लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा होके और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल करने के लिए आपके कोचेस इस फोरम पे आपको मदद करते हैं। इसके लिए आपका डायबिटीज कंट्रोल आने में बिल्कुल भी आपको हेल्प हो सकती है। यहाँ पे मैं मेरे ससुर जी है उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वो भी अभी लगभग 6 महीने से ये चाय और नाश्ता कंज्यूम कर रहे हैं। तो सिर्फ चाय और नाश्ता एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब एक्सरसाइज, अब वो अपने फोरम पे नहीं करते लेकिन वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो ये चीजों के ऊपर उनका बहुत अच्छी तरीके से डायबिटीज कंट्रोल में है। दूसरा मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि थैंक्स टू अवर सीनियर मेंटोर्स एंड कोचेस जो इस फोरम पे मेडिटेशन लेते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से ये फोरम पे की जाती है। यस, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू वेरी मच रमा मैडम, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट एक्सपीरियंस आपका आपने लाइव शेयर किया है। सो जिनके भी डायबिटीज या डायबिटिक पेशेंट्स जिनके भी घर में उनको पता है कि वो पेन, वो दर्द क्या होता है। सो जैसे कि आनंद सर ने बताया कि हम कोई भी डिसीज क्योर करने का यहाँ पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस हेल्दी फूड से, न्यूट्रिशन से और जो लाइफस्टाइल हम लोग यहाँ पर मेंटेन करने में मदद करते हैं रोज सुबह 6 बजे से, उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो जरूर किसी भी डिसीज में उस डिसीज के साथ फाइट करके हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। यस, अगर और कोई है जिनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल है या आनंद सर के और आज के वर्कआउट के बारे में कुछ फीडबैक है तो वो भी आप दे सकते हो। सरोज कल्याणकर जी। यस। Hello, good morning to all.
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आता मी आधी 6 महिने घेतलं होतं हे, पण नंतर जॉब मला पुण्याला लागल्यामुळे मी पुण्याचं आल्यानंतर बंद केलं होतं हे शेक घेणं, चहा आणि नाश्ता. पण आता पुन्हा सुरू केल्यामुळं मला आता 8 दिवस झाले इतकं फरक जाणवतोय की पायदुखी वगैरे बिलकुल होत नाहीये. आणि पॅडोमीटरवर मी जवळजवळ 15,000 पावलं करतेय मॉर्निंग वॉक मध्ये. ग्रेट. तरी ग्रेट. पण मला काही असं पायदुखीच काही जाणवत नाहीये. त्यामुळं थँक्स, सगळ्यांना थँक्स म्हणते मी, ज्यांनी मला या फोरमवर बोलावलंय. हर्षद, बागेश्री आणि आनंद सर, रमा मॅडम, यांना सगळ्यांना थँक्स म्हणतेय. याच्यामुळे मला बरंच फरकही जाणवतोय, म्हणजे आतूनही फरक जाणवतोय खूप. येस, हॅलो. खूपच ग्रेट एक्सपिरियन्स आहे तुमचा आणि हा. इन्स्पिरेशन पण आहे. सध्या माझं एज पण आता आहे 67. म्हणजे सध्या 20-25 यातले लोक पण 5,000 पावलं चालू शकत नाही किंवा तेवढा वर्कआउट करू शकत नाहीये. तुम्ही 15,000 स्टेप्स करताय. दॅट्स अ ग्रेट अचिव्हमेंट. आणि हे सगळं म्हणजे जे कोणी वर्कआउट करत नाहीत, हेल्दी लाईफस्टाईल फॉलो करत नाही, त्यांच्यापर्यंत हा मेसेज गेला पाहिजे की ऍट द एज ऑफ 67 आपण 15,000 पावलं चालणारे आणि आमच्या या कॉलवरती 1 तास एक्सरसाइज करणारे, झुंबा करणारे लोकांकडे बघा. म्हणजे तुम्हाला तुमची लाईफ कशी जगायची ते कळेल. थँक्यू व्हेरी मच सरोज मॅडम फॉर शेअरिंग. थँक्स सर, सगळ्यांना थँक्स म्हणते मी. आणि आता म्हणजे इतकं फरक जाणवतोय मला की जॉब करून सुद्धा, म्हणजे 6 फ्लोअर्स आहेत आमच्या हॉस्टेलचे. गर्ल्स हॉस्टेलला मी जॉब करतेय. 6 फ्लोअर्सला चढ उतार करून सुद्धा मला पायाला काही प्रॉब्लेम वाटत नाहीये. आधी पाय दुखायचे खूप माझे. ग्रेट. थँक्स. येस, थँक्यू मॅडम. हा एक्सपिरियन्स तुम्ही पण मॅक्सिमम लोकांपर्यंत शेअर करा, या फॅमिलीमध्ये इन्व्हाइट करा. नक्की नक्की नक्की, प्रयत्न माझा चालू आहे तसा. येस, थँक्यू. सो आणखी कोणी आहे ज्यांना रिझल्ट शेअर करायचा आहे किंवा प्रश्न विचारायचा आहे, फीडबॅक द्यायचा आहे? सरोज मॅडमचं मला खरं कौतुक करावं वाटतं की एवढ्या वयामध्ये सुद्धा ते जॉब करतात. 6 बापरे. फ्लोअरला 6 फ्लोअरला मेंटेन ठेवतायत. यस, नाईस सर. यस. सो यही मैजिक है इस हेल्दी फैमिली की, ये हेल्दी लाइफस्टाइल. जिंदगी को तो मतलब काफी लोग काट रहे हैं. अगर जिंदगी जीनी है तो ये तरीका सीखना होगा, तभी आप एट द एज ऑफ 70, 75, 80 एक्टिव रह सकते हो. अदरवाइज हॉस्पिटल्स तो है, बहुत बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी बन चुके हैं, बन ही रहे हैं रोज के रोज. सो जैसे कि कल रमा मैडम ने शायद शेयर किया था कि 500 रुपीज वाला उनका एक्सपीरियंस, 500 रुपीज. तो वो 500 के जगह 1-2 हजार रुपए निकाल के रखने चाहिए अगर एक्सरसाइज जिस दिन हम लोग नहीं करते, क्योंकि एक्सपेंस तो बढ़ते ही जा रहे हैं और नई नई बीमारियां ऐसी आ रही है जिनको लगता है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है. सो अभी हेल्थ इंश्योरेंस के रेगुलेटरी में कुछ 20-25 ऐसे डिसीज उन्होंने डिक्लेयर किए जो कवर नहीं हो रहे हैं हॉस्पिटल में. सो हमें या तो एक्सरसाइज करनी है या 2-5 हजार रुपए हर रोज निकाल कर रखने हैं. सो अभी अगर किसी का फीडबैक नहीं है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग एक अच्छे से सॉन्ग के साथ झूमते हुए नाचते हुए इस कॉल को एंड करेंगे. इवनिंग में जो वेट लॉस चैलेंज वाले लोग हैं उनके लिए सेशंस है, इवनिंग के सेशंस अलग है. और जो मॉर्निंग सेशन अटेंड करते हैं उनके लिए कल सुबह तक के लिए अभी अलविदा कहने का वक्त समय आ चुका है. कुछ ऐड करना है आनंद सर, रमा मैडम या सुचिता, कुछ ऐड करना है? जी नहीं सर, बहुत बढ़िया आज का आपका होस्टिंग भी हुआ है सर, और वर्कआउट भी. यस, थैंक यू. सिर्फ इवनिंग के बैच में वेट लॉस मैराथन के जो पीपल्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी आज का वर्कआउट मिस नहीं करना है. यस सर. यस. तो अभी एक सॉन्ग लगाएंगे, सॉन्ग प्ले करेंगे या यहाँ से प्ले करूं मैं सुचिता?